हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के भारती आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। साथियों, आज हम लोग करने जा रहे हैं अध्याय 3.5 जो कि वज्र गुणनफल का अध्याय है। और इस अध्याय में जितने भी सवाल हैं हम इस वीडियो में सबको हल करेंगे। तो आप इस अध्याय को यदि आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप अध्याय पहले कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, है ना। तब जाकर आप कुछ सीख पाएंगे। यदि आप डायरेक्ट चाहते हैं कि हम इस वीडियो को देखें और सब सीख लें, तो क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, है ना। क्योंकि कोई जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो देख के तो सीख लेता है कि हाँ पैडल लगाना है, हैंडल संभालना है और उसके बाद ब्रेक लगाना है, तो इस हिसाब से साइकिल चलाते हैं। ये तो थ्योरी हो गई। तो इसके पहले जो वाली वीडियो थी वो थ्योरी थी और उसमें कुछ उदाहरण थे। यदि वो आपने देखा तो आप सीख गए होंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें बेहतरीन और मास्टर नहीं बन सकेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप इस अध्याय को बनाइए, फिर जाकर इस वीडियो को आप देखिए। अगर आप बना लिए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और जो भी समस्या है इस वीडियो में आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर। आप सबके पास किताब होनी चाहिए, है ना। तो ये प्रश्नावली 3.5 है, मैं लिख देता हूं यहाँ प्रश्नावली 3.5, ठीक है। तो इसके पहला सवाल क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, है ना। ये पहले जांच करना। उसके बाद क्या कहता है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनफल विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले जांचना है कि किसका एक हल है, किसका अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है। और जिसका एक हल होगा तो उसे हम लोग वज्र गुणनफल विधि से हल करेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ये पहला का पहला सवाल है। इसमें गिवन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 है। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये पहला सवाल है। तो आपको याद होगा कि क्या कंडीशन होता है ना। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो रेशियो निकालना पड़ता है a1/a2 का, है ना। तो a1/a2 क्या है यहाँ पे 1/3। उसके बाद b1/b2 हम लोग देखते हैं तो -3/-9 माइनस कट जाएगा ये, है ना, मतलब प्लस हो जाएगा, कट जाएगा जो बात कहें, और 3 से कट जाएगा ये 1/3 हो जाएगा। तो a भी निकाले b भी निकाले, और तो यदि a b बराबर आ जाए आपका तब c निकालना जरूरी है। तो आप निकालिए c1/c2 मतलब -3/-2 -3/-2 ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2। आप यहाँ क्या पाते हैं, आपको यहाँ से ये मिलता है a1/a2 बराबर b1/b2। मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ लिखने में, b1/b2। और ध्यान से देखिए कि ये आपका c1/c2 है जो कि नॉट इक्वल टू c1/c2 है। चूंकि आपका यहाँ पे ये कंडीशन शो कर रहा है तो आपको अच्छे से याद होगा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो इस स्थिति में समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं, यानी इसके कोई हल नहीं होंगे। अतः समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। आप इसे अच्छे से जानते हैं ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला अध्याय यही है। तो यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो इसके कोई हल नहीं होंगे। आप जानते हैं इसे। तो इसका यदि हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा होगा, जब इसके कोई हल है ही नहीं तो ग्राफ कैसा होगा इसका ग्राफ समांतर हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं एक दूसरे को नहीं काटती है, और जब नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा। जो कटान बिंदु होता है वो हल होता है। दो रेखाएं या तो समांतर हो सकती है, या तो काट सकती है, या तो संपाती हो सकती है ना, एक ही लाइन पे हो सकती है। तो इसमें एक हल, इसमें अनंत हल है, इसमें कोई हल नहीं। तो इसके ग्राफ यदि खींचे जाएंगे तो समांतर होंगे, है ना, इस कंडीशन से समांतर ग्राफ। तो आपका ये सवाल बना, पहला का पहला बन गया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं
दूसरा सवाल। ठीक है, हम सबसे पहले इस अध्याय में पहला में जो 4 सवाल है हम चारों को चेक कर लेते हैं किसका क्या हल है, उसके बाद जिसका अद्वितीय होगा हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में आपका सवाल है, दूसरा आपका गिवन में 2x + y = 5 दिया गया है। आप यहाँ पे 1 2 मानना जरूरी नहीं, चेक करने में मानना जरूरी नहीं है। उसके बाद 3x + 2y = 8, 3x + 2y = 8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका जो अचर पद था, कांस्टेंट जो c ये साइड था, तो जब दोनों एक ही साइड रहे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। और यदि दोनों कांस्टेंट वो साइड रहे तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक में इधर हो और एक में इधर, जैसे कि यदि हम 8 को इधर कर दें तो ये -8 हो जाएगा, इधर 0। अब यहाँ पे ऐसा निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा रेशियो, समझ रहे हैं ना। तो ये जो कांस्टेंट है या तो बराबर के दोनों वही साइड रहे या तो यही साइड रहे, तब जाकर आप इसको रेशियो निकालेंगे C1/C2 का, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। या तो आप सीधा गलती से बचने के लिए आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालिए, मतलब दोनों को इधर कीजिए उसके बाद निकालिए, अन्यथा दोनों को उधर रखिए। जो मैं बता रहा हूँ समझ गए ना। इसे मैं अचर पद की बात कर रहा हूँ, ये 5 8 की दोनों बराबर के वो साइड है, और ये 3 5 दोनों बराबर के ये साइड है, तो दोनों ये साइड रहे या वो साइड LHS में रहे या RHS में, तब रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं। हियर क्या हो जाएगा, देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। यदि हम मैं सजावट की बात कर रहा हूँ, यदि मैं सजाने की बात कहूँ तो जैसे मैंने गिवन यहाँ लिखा है तो मुझे हियर यहाँ पे लिखना चाहिए। हियर मतलब यहाँ क्या A1/A2, लेकिन मैं जगह की बचत के लिए मैं हियर यहाँ लिख रहा हूँ। सजावट सीख रहे हैं ना, ये हियर यहाँ लिखना चाहिए इसके नीचे ताकि लाइन से लगे। हियर A1/A2 क्या हुआ 2/3, निकालिए B1/B2 क्या हुआ 1/2। 4 का गुणा y का गुणा क्या है 1, y का गुणा 2, 1/2। ध्यान से देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए C1/C2 निकालना ही जरूरत ही नहीं है, चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसीलिए समीकरण युग्म के एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे, एक हल होंगे। यानी इसको अब आपको बीजगणित गुणनफल विधि से हल करना है। 2 नंबर सवाल को बीजगणित गुणनफल विधि से हल करना है। तो बीजगणित गुणनफल विधि से कैसे हल करेंगे ये हम आपको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सारे सवालों को, है ना। अच्छा ये मैंने इधर बड़ा करके लिख दिया, ठीक है। मैं चलिए इतनी दूर में कर लेते हैं, तीसरा को कर लेते हैं। क्या करूं मैं, इसे छोटा कैसे करूं? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। आपको दिख रहा है या नहीं, चमक रहा है? चलिए अच्छे से दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपका पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल में है 3x माइनस 5y बराबर 20 है। उसके बाद है आपका 6x माइनस 10y बराबर 40 है ना। 6x माइनस 10y प्लस 40। चलिए ठीक है, सही लिखा है। अब हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। A1/A2 क्या होता है आपका 3/6 मतलब 1/2 कट के हो गया। फिर निकालिए B1/B2 क्या आएगा -5/-10 माइनस कट जाएगा। अब 5 का 5, 5 दूना 10, दोनों बराबर हो गया 1/2 1/2। इसलिए आपको C1 फिर निकालने की जरूरत है। C1/C2 मैं बार कर रहा हूँ, यदि A1/A2 बराबर हो तभी C1/C2 निकाला जाता है। मतलब समय बचाने के लिए आप निकाल देंगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन होशियारी थोड़ा सा अपनी दिखानी है ना। 20 से कम 20, 20 दूना 40, तीनों बराबर हो गए, इसके अनंतल हो जाएंगे। चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना। इसलिए क्या गए, इसीलिए हालांकि ये चीज़ हमको सजावट में यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसलिए समीकरण युग्म के
समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। चलिए आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं है। चौथा चेक कर लेते हैं, यानी कि हमको दूसरा सवाल को बनाना है वज्रगुणनफल विधि से, हम बनाएंगे थोड़ी देर में। चौथा में आपका गिवन क्या है, देखिए x माइनस 3y बराबर क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 है, बराबर के यही साइड रखा गया। फिर आपका 3x माइनस 3y और माइनस 15 ये बराबर है आपका 0। तो निकाल लीजिए a1 बटे a2 क्या हो जाएगा, 1 बटे 3। फिर निकालेंगे b1 बटे b2 माइनस 3 बटे माइनस 3 क्या हो गया, 1 बटे 1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, खत्म हो जाएगा। और c1 बटे c2 भी निकाल लेते हैं। अच्छा ये दोनों बराबर नहीं होता, c1 को ज़रूरत ही नहीं बचा, चूँकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है ना। इसीलिए समीकरण युग्म के क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। इस तरीके से ये सवाल आपका बना, यानी कि यहाँ पर आपको दूसरा और चौथा सवाल को वज्रगुणनफल विधि से बनाना है ना। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला का दूसरा सवाल वज्रगुणनफल विधि। तो मैंने इसे चेक कर लिया है पहले। तो आप यदि ये सवाल बनाते हैं, आपको एग्जाम में आता तो सबसे पहले आपको चेक करके दिखाना है, उसके बाद फिर आपको इस विधि से वज्रगुणन विधि से बनाना है। तो मैंने चेक करके पहले दिखा दिया है, मैं यहाँ आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जिसका लिखना होता है उसको आप ढक दीजिए। कॉमन क्या है दोनों में, x क्या चाह रहा है कॉमन, x को ढक दीजिए। क्या गुणा मिल रहा है, 1 गुना 8, ऐसे गुना करते हैं, 1 गुना माइनस 8 चिन्ह के साथ, 1 गुना माइनस 8 सूत्र से माइनस आता है। फिर क्या करेंगे, इधर से ये गुना होता है, या फिर -5 गुना -2, -5 गुना -2 है ना, ये ऐसे गुना होता है, बराबर। अब y के लिए लिखना है, तो y के लिए देखिए क्या लिखेंगे, y के लिए y ढक दीजिए। अब इसके बाद ये क्रम आता है तो यहाँ से चलना है, यहाँ से ये चलेंगे, यहाँ से ये चलेंगे। तो -5 गुना -3, -5 गुना -5 गुना 3 सूत्र से आपका माइनस होगा। उसके बाद क्या चलेगा, यहाँ से यहाँ आएगा है ना, 2 गुना -8 ये हो गया y। अब यहाँ पे लिखना है आपको, अचर पद में क्या कांस्टेंट होता है, 1 होता है, लिख लिए ना। अब इसके लिए इसको रख दीजिए, क्या बचा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 माइनस 1 गुना 3, 1 गुना 3 ऐसे कर लिए। अब इसे बस यही तो है इसमें महत्वपूर्ण, सीखने ही होंगे। अगर मैंने फिर आपको वो मेथड भी बताया था है ना, क्या बताया था कि एक गोला कर लीजिए, एक समीकरण पहले उसके गुणांकों को लिख लीजिए, x का गुणांक y और अचर पद, दूसरे वाले का इसके जस्ट सटे में बाहर लिख लीजिए। ये मेरी विधि जो बनाया मैंने, इससे गलत हो ही नहीं सकता, इसे छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। ये आपका x वाला था, ये था y वाला और ये था कांस्टेंट c वाला है ना। क्या बताए थे हम, x को लिखना है ना अंदर से बाहर, बाद माइनस बाहर से अंदर। देखिए 1 गुना 8 है माइनस, 1 गुना -8 है, -2 गुना -5, तो -5 गुना -2 है कि नहीं। फिर क्या करना है, y लिखना है तो क्या करना है, बाहर से अंदर, -8 गुना 2, सॉरी पहले उल्टा हो गया। सबसे पहले क्या करना है, पहले अंदर से बाहर, तो ये आपका 5 अंदर है ना, अंदर से बाहर आइए, -5 गुना 3, उसके बाद बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, तो -8 गुना 2, तो 2 गुना -8 या -8 गुना 2 एक ही चीज़ है। अब फिर आपको अचर पद लिखना है, ये ढक देना है, तो बाहर से अंदर से बाहर, 2 से 2, 2 गुना 2 4, और बाहर से अंदर है ना। तो इस तरीका से, ये मेरा तरीका अपना बनाया गया तरीका था। जब मैं इस सवाल को सीख रहा था 10वीं क्लास में तो बहुत परेशान हुआ था इस मेथड से, लेकिन मैंने अपना ये तरीका बनाया और आज
ये तरीका इतना आसान है, किसी को भी ये समझ में आ जाएगी। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है यहाँ से तो आप इस तरीके से सीखिए, बेहतरीन, गारंटी है कि एक भी सवाल गलती नहीं होगी। बहुत बेहतरीन तरीका है ना। यही तो बजरंग में यही तो लिखने का लोचा है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो लॉलीपॉप हो जाता है। देखिए x बटे सॉल्यूशन करना -8 गुना 1 -8, 2 माइनस है प्लस हो गया। यदि माइनस की संख्या सम, यदि माइनस की संख्या बहुत सारे माइनस है और सब गुना हो रहा है, सॉल्यूशन में प्लस आएगा कि माइनस, तो माइनस गिन लीजिए। माइनस की संख्या यदि सम तो प्लस, यदि विषम हो तो माइनस, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 सम संख्या, यानी इसका आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। यदि इसमें एक और गुना कर दे तो 7 हो जाएगा संख्या, इसका आंसर हो जाएगा माइनस में। तो ये बात ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया आपका ये -1 और ये माइनस, प्लस हो जाएगा 5 दूना 10 हो गया। फिर y 5 तिया 15, माइनस में 15 और 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8 दूना 16। फिर ये हो जाएगा 1 4 माइनस 3, ठीक है। फिर x बटे 2, y बटे 1 और 1 बटे 1, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। इसीलिए यदि ये दोनों लें तो क्या हो जाएगा, 2 इसमें गुणा हो जाएगा अचर पद में, ये चूंकि 1 है तो हो जाएगा 2 और y बराबर क्या होगा 1, यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। उसमें बता रहे थे कि इसको 1 इसको 2 इसको 3 मानिए, उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ चूंकि ये 1 हो गया है ना तो ज़्यादा ईजी हो गया तो हम भी उसको ईजी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। ये आपका हुआ पहला का दूसरा सवाल, तो आप इसे नोट कीजिए। हम लोग चलते हैं इसे, अब मैं मिटाता हूँ इसे और हम लोग चलते हैं चौथा सवाल जो कि बीजगणित विधि से बनने वाला था, है ना। आप इसे नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका समाप्त होता है। ये जो विधि है, ये जो मैंने बताया, आप इसे समझ लीजिए, एक भी सवाल गलती नहीं होगी, गारंटी है हमारी। चलिए, ये आपका चौथा सवाल है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। हाँ, इससे अगले पहले वाला जो सवाल था मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया था, 5 8 को इधर कर लिया था, है ना। तो उधर भी दोनों रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। या तो ये साइड रखिए या तो वही साइड, गंगा के ही पार ना तो ऊपर, समझे कि नहीं। चलिए, सवाल सही लिखा गया है तो सवाल बन भी जाएगा सही। चलिए, अब की बार हम आपको अपने विधि से बनाते हैं, ऐसे नहीं समझाते हैं, नहीं तो कहिएगा। देखिए, पहला ब्लॉक लिखते हैं, इसका गुणांक 1, इसका -3 और फिर इसका -7। फिर इसका लिखिए संगत में, संगत के साथ x के साथ x ब्लॉक 3, इसका -3 लिखेंगे और इसका -15, -15 ना है भैया, हाँ -15 है। समझने के लिए x वाला था, ये आपका y वाला था और ये आपका अचर पद। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, दिखत है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। तो देखिए, x वाला लिखना है, क्या कहें, x को ढकिए, क्या बचा, अंदर से बाहर -3 गुना -15, सूत्र से माइनस देते हैं, बाहर से अंदर -3 गुना -7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया ये y लिखना है, y को ढक दीजिए, क्या बचा, अंदर से बाहर -7 गुना 3, -7 गुना 3, है ना, गुना भी चिन्ह दे देते हैं, माइनस बाहर से अंदर, माइनस बाहर से 1 है ना, 1 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब अचर पद सी के लिए हम कहाँ लिखें, जगह तो ना है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा, नहीं तो कहिएगा कि गड़बड़ा दिए हैं, ये हम यहाँ से लिख दिए, ठीक। सी अचर पद, इसको ढक दीजिए, क्या होगा, अंदर से बाहर 1 गुना -3, 1 गुना -3 और सूत्र से माइनस, फिर क्या होगा, बाहर से अंदर 3 गुना -3। चलिए, अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या होता है, x बटे माइनस गुना माइनस प्लस 15 तिया 45, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 गो माइनस है तो ये होगा -7 तिया 21। फिर y का वैल्यू 7 तिया 21 माइनस में और हो गया प्लस 5 तिया 15, 1 है 15 हो जाएगा। फिर अचर पद के लिए 1, ये हो गया -3 और हो गया +9 हो गया, कोई दिक्कत ना है। x क्या हो गया, 45 में किस घटा दीजिए तो ये हो गया 24।
फिर हो गया y हो गया आपका -6 और ये हो गया 6, है ना, ये हो गया 6। तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 24/6, मतलब तुरंत अचर पद में ये गुणा कर देते हैं, ये वाला चीज़ इसमें गुणा कर देते हैं। नहीं, अब की बार हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कैसे लिख देते हैं ना। इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अब यहाँ लिखिए 1 तथा 3 से, है ना, तो क्या होगा x/24 बराबर 1/6, या x बराबर क्या हो गया 24/6 बराबर 6 चौके 24, ये हो गया। उसी तरह यहाँ लिखिए 2 तथा 3 से। आपके मन में प्रश्न आ रहा है, हम 2 3 1 3 लेते हैं, 1 2 का ही नहीं लेते हैं भैया। 1 2 लेंगे तो एक्स वाई इसमें रह जाएगा ना, एक कांस्टेंट लेंगे, एक चर वाला लेंगे, तब ये तो मान निकलेगा ना। आप ये दोनों के लीजिएगा तो क्या होगा, ये x/y निकल जाएगा और x/y का मान 24 यहाँ आ जाएगा, 4 निकल जाएगा -4। फायदा नहीं होगा, हमको x/y का मान निकालना, इसलिए ऐसा लेते हैं। तो y/-6 बराबर 1/6, ये क्या हो गया y बराबर -6/6। ये सब आता है नहीं, यहाँ से चला जाता है, ये हो गया -1। तो यहाँ आंसर लिख दीजिए 10, मतलब इस 10 का हिंदी क्या होता है, इस प्रकार x बराबर 4 और y बराबर -1, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो इस प्रकार आप बनाइए, इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा का पहला सवाल। क्या कहता है सवाल कि a और b के किन मानों के लिए निम्न संरैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। तो अनेक हल, ये आपका समीकरण दिया गया है, ठीक है। समीकरण देख लीजिए सही एक बार, a + b(y), ठीक है, समीकरण सही है। अनेक हल के लिए क्या कंडीशन है, तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होते हैं। जब ये तीनों बराबर होंगे तो मैंने ये लिख लिया 2/, ये a का पोजीशन है, ये आपका यहाँ b का पोजीशन है 3/, है ना, b1/b2 हो गया, ये c1। अब दोनों c वही साइड था, ये यहाँ से यहाँ तक आपका c2 है, कांस्टेंट है, सब ये यही साइड है, इसलिए इसको इधर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिख दिए यहाँ पे 60/, इतना, ठीक है। अब आप इसे मानिए 1, इसे मानिए 2, इसे मानिए 3। हमें क्या निकालना है, इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, उसके लिए हमें a और b का मान निकालना है, ठीक। तो कोई भी दो लीजिए, एक समीकरण इससे बनाइए, है ना। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण नहीं, ये टर्म है ना, 1 तथा 2 से लिख दीजिए। क्या हो गया, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a + 2b, ये हो जाएगा 3a - 3b, होगा कि नहीं होगा। 3 इधर कर लीजिए, a उधर कर लीजिए, 2b + 3b बराबर 3a - 2a, ये हो गया आपका 5b, ये हो गया a, या a बराबर क्या हो गया 5b, ठीक है। आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए यहाँ पे एक अलग चीज़ है, यहाँ पर ये मैंने रोमन में माना है, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम माने क्या, ठीक है। ये a हो गया। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से 2 3 लीजिए, 3 1 लीजिए, पहले ये दोनों लीजिए, अब कोई भी दो ले लीजिए, ये या ये, उससे फिर एक समीकरण निकलेगा। तो यहाँ से हो गया, तो हम इस चीज़ को यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। अलग नहीं है, ये लाइन का मतलब अलग अलग नहीं समझिएगा, इसी का सवाल है। तो हम ले लेते हैं, क्या ले लें, 2 3 ले लें, 1 और 3 ले लेते हैं, क्या कि देखिए 3 बड़ा संख्या है, 2 छोटा संख्या है, थोड़ा सा फायदा होगा ना। आप कहेंगे इतना कंजूसी नहीं सर, मतलब फायदा हमको देखना है ना, कहाँ से कैलकुलेशन से कम में कम हम लोग पढ़े, ऐसा ना पूरा कैलकुलेशन में पढ़े। चलिए गप नहीं, 1 तथा 3 से क्या हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 से गुणा होगा ना, 2 तिया 6a + 2b और -4, 2 से गुणा की, अच्छा थोड़ा 7 से इधर गुणा कर दीजिए आप, 7a हो जाएगा और फिर जाएगा -7b, ठीक है। थोड़ा सा क्या कीजिए, b वाला इधर और बाकी सब उधर, सब इधर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 6a + 2b -4 -7a और +7b, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए b वाला पहले, a वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -a, b हो जाएगा 9b और -4 बराबर हो गया 0, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ये आपका क्या हो गया,
ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब क्या कीजिए, ए का मान इतना है ना, ए का मान इसमें रख दीजिए। प्रतिस्थापन विधि याद है ना नाम। अब कहिएगा वज्र, यहाँ वज्र क्या मतलब है, हमको लिखा ही नहीं कि वज्र गुणन से बनाइए, तो हमको यहाँ पे प्रतिस्थापन, तो ए का मान इसमें रख दीजिए। लिखिए ए का मान 2 में रखने पर, तो जहाँ जहाँ ए है जहाँ ए है वहाँ 5 भी लिखिए। तो यहाँ ए है ना, इसीलिए क्या आ जाएगा -5 भी हो गया, 9 भी हो गया, -4 ई बराबर हो गया 0। ये हो गया आपका -5b + 9b -4 बराबर 0। यदि ई वाला हटाइए दें तो एक लाइन में बच जाएगा हमारा काम। ये हो गया -4b और 4 को उधर कर दीजिए तो हो जाएगा +4, या b बराबर हो जाएगा 4/4। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अच्छा 4/, ये दोनों मिलकर 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा 1। b बराबर आपका 1 निकला, तो 1 यहाँ मान लीजिए, a बराबर 5 निकल जाएगा। इसीलिए 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 5b बराबर 5 गुना 1 बराबर 5। 10 a बराबर हो गया 5 और b बराबर आपका क्या हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ये सवाल बना आपका दूसरा का पहला सवाल। आपको थोड़ा यहाँ से लग रहा है चमकता हुआ है ना, यहाँ पे चमकता हुआ लग रहा है। अब थोड़ा बहुत ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ समीकरण 2 है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग दूसरा का दूसरा सवाल है ये। यहाँ पे ये सवाल दिया गया 3x + y = 1 और 2k - 1x k - 1y = 2k + 1 दोनों अचर उधर वही साइड है। कहता है कि k के किस मान के लिए इस समीकरण युग्म के एक भी हल नहीं होंगे। तो कोई हल नहीं होंगे की स्थिति क्या है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। आप इसे बखूबी जानते हैं ना। तो चलिए इसमें हम लोग मान पुट करते हैं, तो पटक दीजिए इसमें मान इसका। ये हो जाएगा आपका 2k - 1 3 बटे इतना, ये हो गया बराबर जगह बचा के 1/k - इतना, और यहाँ हो जाएगा 1/2k + 1। ये ≠ का साइन रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गई आपका 1 हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा, LHS RHS और ये मिडिल टर्म है ना, इसको ये कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके k का क्या मान हो जिस स्थिति में इसके कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं होने की स्थिति में हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं है ना, a1/a2 ≠ b1/b2 और ≠ c1/c2। मतलब a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 हो, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। तो a1/a2 क्या हुआ 3/2k - 1 और 1 इतना हो गया b1/b2 और ये हो गया आपका ≠ c1/c2। तो हमें k का मान पूछ रहा है ना, और स्थिति क्या है, इस दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो इस दोनों का मान बराबर करके हम k का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर इसको चीज छोड़ देंगे है ना। तो देखिए इस दोनों से क्या होता है, 1 तथा 2 से हमें k का मान निकालना है। चूंकि दोनों को बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या k का मान रखना चाहिए, तो ये यहाँ गुना हो जाएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3k - 3 और ये हो गया 2k - 1। इस प्रकार हो गया 3k - 2k, ये हो गया -3 और 3 उधर चला गया तो ये +3। तो ये घट के हो जाएगा k बराबर 2। यही हो गया आपका आंसर। अब k का मान यदि आप 2 रख देते हैं यहाँ पे, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 में 1 चल जाएगा 3, 3/3 1 हो गया। यहाँ 2 रखते हैं तो 2 में 1 चला जाएगा 1, 1/1, तो ये भी 1, ये भी 1। और यदि यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 1 5, 1/5, तो ये ≠ हो जाता है। तो इस तरीके से यदि k का मान 2 हो तो इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपका दूसरा का दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल, जो हमारा क्या कहता है कि ये आपका समीकरण दिया गया, इसे 2 विधि से हल करना है, एक प्रतिस्थापन, एक बीजगुणनफल विधि। फिर हमें बताना है कि कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है। तो ये अपनी राय यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे हल किया है। आप इसे देख लें। क्या किया मैंने, 1 से मान निकाला y का 5y को, फिर x को मैंने उधर कर लिया, फिर y बराबर ये 5 से इधर भाग दिया, फिर ये y का मान मैंने समीकरण 2 में, चूंकि 1 से मान निकाला था इसलिए समीकरण 2 में यहाँ पे रखा।
तो 3x यहाँ पे ये y का मान और ये 4। अब चूंकि यहाँ बटे में 5 है, 5 को हटाने के लिए 5 से दोनों साइड में दोनों साइड गुणा कर देंगे, तो 5 या 15, यहाँ 5 कट ही जाएगा, तो 9 दूना 18 और 8 दूना माइनस 16x हो गया और 5 के 20। अब ये दोनों x मिलके माइनस x हो गया और 18 को उधर कर देंगे तो 20 में 18 चल जाएगा, 2 हो गया। माइनस इधर था, दोनों साइड माइनस 1 से गुना कर दीजिए, ये हो गया प्लस x, ये हो गया -2। इसका मतलब x का मान आपका -2 आया। अब इस -2 को 3 में रख दीजिए, तो यानी कि 9 - 8 गुना -2, तो 8 दूना 16, 9, 25 में 5 से भाग देंगे तो 5। इस प्रकार x बराबर -2 और y बराबर आपका 5 आ गया। ये विधि आपकी हुई प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसको बीजगुणनफल विधि से करते हैं और इसे हम अपने तरीके से करेंगे। अपना जो मैंने फॉर्मूला बनाया था, सबसे पहले एक गोल करना है और हाँ, इसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में काम करेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, 9 उधर चला जाएगा, तो कैसा हो जाएगा समीकरण आपका 5y - 9 बराबर 0। बीजगुणनफल विधि में ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, टेंशन से मुक्त रहिए। अंदर में लिखिए आपका x 5 और -9, फिर हो गया आपका 3, 2 और -4, है ना, संगत में लिखना। ये x हो गया, ये y हो गया और ये कांस्टेंट c हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको x वाला लिखना है, दोनों में कॉमन x है, तो x को ढकते हैं अंदर से बाहर, तो 5 गुणा -4 सूत्र से माइनस, फिर 2 गुणा -9, फिर लिखना है 2 गुणा -9। अब क्या लिखना है, y को ढकिए अंदर से बाहर, -9 गुना 3, -9 गुना 3, फिर माइनस बाहर से अंदर, -4 गुना -8, -4 गुना -8 नहीं 8 ही है, 1 बटे कांस्टेंट करना ये 8 गुना 2, 8 गुना 2 माइनस 3 गुना 5, 3 गुना 5। बस ये ध्यान रखना है। सब शुरुआत कहाँ से करते हैं, अंदर से बाहर। ये YouTube के इतिहास में पहली बार ये फार्मूला, ये ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, अभी तक आपको किसी भी किताब में ये नहीं मिलेगी। तो इसे आप सीखिए, बहुत ईजी है, आपको बीजगुणनफल विधि बहुत आसानी समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। x ये हो गया आपका -20, ये हो गया 2 - 1 प्लस हो गया 18 हो गया, और यहाँ चल 9 27 हो गया, और ये 8 चौके 32, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये 16 - 15, एक बार और सेलेक्ट करते हैं, ये हो गया -2, अच्छा ये y है, एक नहीं, y बराबर हो गया ये 5 और ये हो गया 1/1। अब डायरेक्ट मान निकाल लीजिए, सिंपल है बहुत, एक ही है, 2 गुना हो जाएगा वहाँ पे, इसीलिए x बराबर -2 और y बराबर हो गया 5। तो इस प्रकार से ये। अब बताइए कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, प्रतिस्थापन या फिर बीजगुणनफल। ये बीजगुणनफल और ये प्रतिस्थापन, आप दोनों को देखिए, आपको कौन अच्छा। यदि आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मुझे बीजगुणनफल अच्छा लगा, क्योंकि इस मेथड से बहुत मजे से सरल करते हैं, क्योंकि इसे यहाँ से मान निकालिए वहाँ रखिए, तो मुझे ये अच्छा लगा। ये मेरी राय, आपकी राय कुछ और हो सकती है। हम यहाँ लिखेंगे मुझे बीजगुणन अच्छा लगा, है ना, अपनी राय दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये आप सवाल का ये 3.4 जो है ये तीसरा सवाल है ना, हाँ तीसरा सवाल ये आपका समाप्त होता है। अब से नोट कीजिए, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो ये आपका चौथा का पहला सवाल है कि एक छात्रावास के, चौथा सवाल क्या कहता है, इसका जो शीर्षक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके हल जिनका अस्तित्व हो वो, तो और बीजगणित विधि से हल करें। किसी भी मतलब जो आपको मेथड अच्छा लगे, जो आप आसान लगे, उस विधि से आप कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोग बीजगुणनफल विधि से पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हम उसी विधि से हल करें ताकि आप सीख पाएँ। तो चलिए, हाँ सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो क्या कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है ना। यदि आप उस छात्रावास में रहते हैं तो आपको निश्चित पैसा वहाँ पे देना पड़ता है ना, निश्चित दिन के लिए। उसके बाद है कि एक विद्यार्थी ने 20 दिन और फिर प्रतिदिन के लिए अलग पैसा लगता है। एक विद्यार्थी 20 दिन रहता है 1000 रुपया देता है, एक बी है जो 26 दिन रहता है वो 1180 रुपया अदा करता है। तो उसका नियत भाड़ा तो x है, उसको देना ही पड़ेगा x। तो प्रश्न से क्या हो जाता है,
प्रश्न से जो नियत है उसको x देना भी पड़ेगा, और उसके बाद वो एक ए जो है वो 20 दिन रहता है ना, ये 20 दिन रहता है और 1000 रुपया देता है प्रतिदिन का। मतलब एक दिन रहे तो y रुपया, मतलब एक दिन रहेंगे तो उसका कितना देना पड़ेगा, x प्लस वाई। 2 दिन रहेंगे तो x प्लस 2y, x देना ही पड़ेगा, और प्रत्येक दिन का y रुपया, तो 20 दिन का 20y और x तो देना ही पड़ेगा, ये हो गया। और दूसरा 26 दिन रहता है, x देना ही पड़ेगा, और ये 1180 है ना, ये आपका बन गया। तो यहाँ पे ये आपका 1 मान लीजिए और ये 2। देखिए शीर्षक में लिखा है आप किसी भी विधि से हल कीजिए। यदि हम बाज्य गुणनफल विधि से हल करें तो थोड़ा सा संख्या बड़ा है, गुणा करने में बड़ा हो सकता है ना, तो इसको हम विलोपन विधि से कर लेते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। तो क्या करें, घटा दीजिए, कट गया, ये क्या हो गया, ये हो गया -6y, और ये हो गया आपका 180 माइनस में, तो यहाँ से क्या आ गया, y बराबर हो गया 180 -6, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 6 तिया 18 यानी कि 30 हो गया, y बराबर 30। y का मान रख दीजिए आप 1 में, है ना, 1 से क्या हो गया, x प्लस 20 × 30 1000, इधर कर दे, 3 दूना 600, ये बराबर हो गया 400। इस प्रकार आपका जो नियत भाड़ा जो उसका 400 रुपया लगेगा और खाना का 30 रुपया। एक तरीके से ये कैसा सवाल है, जैसे कि हम लोग कहीं बाहर में जाते हैं, अक्सर हम आपको बताते हैं कि एक बार हम कहीं बाहर गए थे, शायद पूर्णिया साइड गए थे, भागलपुर साइड, तो एक वहाँ पे रात में रहने का जो है 100 रुपये 150 रुपये लेता है होटल में, और खाना का 30 रुपया। तो ये बाहर में कहीं पर भी आप जाइए बाहर में तो ऐसे ही व्यवस्था होता है कि आपको रात गुजारना वहाँ पे रहना है, तो फिक्स भाड़ा 100-200 रुपये रहेगा, और खाना का चार्ज जो आपको खाना है तो खाना का चार्ज लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। तो वही टाइप से सवाल है कि रहने का 400 है और खाना खाएंगे तो एक दिन में एक बार खाएंगे तो 30 रुपये लगेगा। तो इस टाइप से ये सवाल आपका 4 का पहला समाप्त होता है। आपसे नोट कीजिए, महत्वपूर्ण बात है कि समीकरण कैसे निकालते हैं, आपको समीकरण निकालना सिखाना, ये मेथड तो आप जानते ही जानते हैं। आपसे नोट कीजिए, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं 4 का दूसरा सवाल क्या कहता है कि ये भिन्न वाला सवाल है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था भाषा वाला सवाल में जो निकालने का आता है वही मान लीजिए। भिन्न पूछता था, मैंने भिन्न मान लिया x/y। आप अंश और हर को भी अलग अलग मान सकते हैं, मैंने डायरेक्ट मान लिया। प्रश्न से क्या होता है, देखिए प्रश्न से कहता है कि वह 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश आपका x है, इसमें 1 घटा दिए, हर में कोई छेड़छाड़ नहीं, ये हो जाता है आपका 1/3। सिंपल रूप में समीकरण क्या हो जाएगा, 3 इधर गुणा हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y। थोड़ा सा और इजी करें तो 3x - y बराबर 3 हो गया, है ना, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है कि वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, अंश में कुछ नहीं किया, y में जोड़ दिया 8, वो हो गया आपका 1/4। होता है कि नहीं 1/4, 1/4, हाँ ठीक है। सिंपल कर लीजिए, क्या हो गया, 4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे गुना होता है, ये गुना ये 1 से गुना होगा y + 8, 4x - y बराबर 8। यह हो गया आपका दूसरा सवाल, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको भी हम बीजगणित गुणनफल विधि से बना सकते हैं, लेकिन कहता है किसी से विधि से बनाइए। तो आप कहिए किस विधि से बनाएं, बीजगणित गुणनफल बनाएं या विलोपन बनाएं। विलोपन में देखिए x का गुणांक यहाँ पर y का गुणांक बराबर है, इसलिए विलोपन में बहुत ईजी होगा। जब गुणांक बराबर हो तो विलोपन विधि बहुत ईजी होता है। क्या करें हम, 2 में घटा देते हैं 1 को, 1 में भी घटा सकते हैं, है ना, चूंकि 1 का संख्यात्मक मान छोटा है इसलिए इसमें घटाते हैं, माइनस में नहीं पढ़ना है हमको। तो क्या लिखेंगे, 2 घटा 1, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 घटा 1। तो इसमें ये घटा रहे हैं, तो यदि आप लिखना चाहें तो एक बार अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं 3x - y बराबर 3, माइनस चिन्ह बदल दिए, ये खत्म हो गया, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका 5। अब क्या करेंगे, किसी में मान रख दीजिए,
1 से, है ना। तो जहाँ x है वहाँ 5 रख देना, 3 गुना 5 माइनस y बराबर 3। तो y बराबर क्या हो गया, 3 माइनस 15, ये बराबर हो गया माइनस 12, ठीक है। और माइनस यहाँ पे था तो दोनों साइड माइनस कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल का क्या मतलब दोनों साइड -1 से गुना कर देंगे तो ये प्लस y और ये 12 हो गया। तो ये तो आंसर एक्स वाई नहीं हुआ, भिन्न आपको है ना, इसीलिए अभिष्ट भिन्न क्या हो गया आपका, x बटे वाई बराबर हो गया, x का मान आपका 5 था, x का मान आपका 5 है, 5 y का मान 12, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको यदि हम जांच लें, क्या कहता है पहला कंडीशन, यदि अंश में 1 घटा दिया जाए, 1 घटा दिए क्या हो गया 4/12 कट जाएगा 1/3, 1/3 आया कि नहीं। फिर क्या कहता है, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए 5/20 कट के क्या आएगा 4, 1/4 आया कि नहीं 1/4। यानी जो आपका सवाल बना ये सवाल बिल्कुल सही बना। आप ऐसे जांच भी कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो नोट कीजिए दूसरा सवाल, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की। तो आइए दोस्तों देखते हैं चौथा का तीसरा सवाल क्या कहता है, ये कैसे इसे बनाएं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कोई टेस्ट हुआ, आप भी कहीं टेस्ट देते हैं ना। जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तो 40 अंक मिला। और यदि उसके सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश को 50 अंक मिलते। बताइए प्रश्नों की क्या संख्या है। तो मैंने क्या बताया था, जो चीज़ पूछे वही मान लीजिए, है ना, जो चीज़ पूछे वही मान लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर कर दिए हम। सही प्रश्नों का जो जवाब दिया है उन्होंने, यश ने सही प्रश्नों, कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए इसको मैंने x माना है, और कितने प्रश्नों के जवाब गलत दिए इसको मैंने y माना है। तो टोटल प्रश्न कितने हो गए x प्लस y। थोड़ा सा यहाँ मानने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आप इसे बिल्कुल समझ लेंगे, कहीं कोई भारी नहीं है ये। माना x प्रश्नों का उत्तर सही है तथा y प्रश्नों का उत्तर गलत है। प्रश्न से क्या हो जाएंगे, इसलिए कुल प्रश्न क्या हो जाएगा x प्लस वाई। यही आपका आंसर होगा, x प्लस वाई आंसर होगा, है ना। प्रश्न से क्या है, पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन कहता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले, x प्रश्न का सही उत्तर दिया तो कितना अंक हुआ टोटल, इतना, और y का गलत जवाब दिया, गलत जवाब पर 1 अंक कटता था -1 अंक, तो -1 से गुना करेंगे तो -y हो जाएगा, समझ गए नहीं। और ये अंक इसमें घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 अंक मिलता है। दूसरा में कहता है यदि इसे 4 अंक मिले, सही पे कितना अंक मिले, सही पे यदि इसे 4 अंक मिले और गलत पर 2 अंक काटे, गलत पर कितने काटे, इतने अंक हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये घटाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा इसके 50। तो आप इसे अब बताइए कितने प्रश्न है। तो मान लीजिए इसे 1 और इसे मान लीजिए 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, आपको ये स्वतंत्र है, आपको यहाँ पे लिख दिया है, कोई सी विधि से बनाइए। तो देखिए सवाल को देखने के बाद लगता है हमें प्रतिस्थापन विधि विलोपन ही करते हैं, विलोपन ही इजी कर लेते हैं ना, उससे भी बना सकते हैं, वज्रगुणन से भी बना सकते हैं, चाहे आप जिससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, वाई मेरा आराम से कट जाएगा, इसीलिए विलोपन से ही बनाते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 गुणा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6x, ये हो जाएगा 2y और हो जाएगा 40 दूना 80, ये हो गया आपका 3 हो गया, है ना। घटा दीजिए तो ये हो गया प्लस हो गया, ये माइनस, ये खत्म हो गया, ये हो गया -2x और ये हो गया -30, या x बराबर हो गया, ये खत्म हो गया आपका 30/2, ये हो गया 15। अब 15 मान किसी में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 1 से क्या हो गया, x का मान 15, यानी 3 गुना 15 माइनस वाई बराबर 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर कर लीजिए 40 इधर कर लीजिए, 15 तिया 45 माइनस 40 बराबर ये 5, है ना। इसीलिए कुल प्रश्न बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो गया आपका
x का मान कितना आया था 15, 15 + 5 बराबर 20 प्रश्न पूछे गए थे। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए थोड़ा जांच कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन क्या कहता है कि सही प्रश्नों के, ये आपका सही था ना, सही प्रश्नों पे 3 अंक और गलत प्रश्नों पे 1 अंक। तो 5 गलत था तो 5 अंक घट जाए, तो 15 तिया 45 में 5 चल गया, 40 हुआ कि नहीं। फिर कहता है कि यदि 4 अंक मिलते, 15 प्रश्न था, इसको 4 अंक मिलते और 2 अंक काटते, गलत कितना है 5 प्रश्न, तो 15 चौके 60 और 5 दूना 10, ये हो गया कितना 50 अंक, ये 40 अंक। तो दोनों वेरीफाई करता है। इस तरह के आपका सवाल जो बना ये सही बना। तो ये है तीसरा सवाल। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे माने कैसे, उन सबसे थोड़ा सा अलग है। ये कुल प्रश्नों को मैंने x नहीं माना, मैंने सही प्रश्नों के जो जवाब हैं, कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए इसको मैंने x माना, और कितने प्रश्नों के जवाब गलत दिए उसको मैंने y माना। इसलिए कुल प्रश्न जो हो गया x + y। बस यही यहाँ पे लॉजिक है। बाकी आप विलोपन विधि से जानते हैं, आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी जानते हैं। मैंने जो आपको तरीका बनाया आप इस तरीके से बनाइए, बिल्कुल गलती नहीं होगी। आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं ये चौथा सवाल क्या कहता है। सवाल एक चीज़ और, चौथा सवाल मेरे पास जो बुक है इसमें अधूरा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ। क्या है सवाल? सवाल कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 A और B 100 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है, एक राजमार्ग है जहाँ A और B क्या है 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और कार A और कार B, जगह A और जगह B से 2 कार चलती है और एक ही दिशा में चलती है और एक दूसरे से अधिक तेजी से चलती है, यानी A अधिक तेजी से B स्लो चलती है, तो वो आगे जाकर 5 घंटे में C पर मिलती है। ये किताब यहाँ पर दिया। अगला कंडीशन ही नहीं दिया है कि जब वो एक दूसरे की ओर चलती है, यानी कि A इधर और B इधर चलती है यहाँ से, तो वो 1 घंटे में मिलती है। यहाँ पे कितने घंटे में मिलती है? 5 आवर में मिलती है। 5 आवर में कहाँ मिलती है? इस बिंदु C पर। चूंकि ये देखिए स्पीड मैंने इतनी कंडीशन बढ़ा दिया है, इसमें छोटा, यानी ये स्पीड से चलेगा, ये स्लो चलेगा, तभी तो एक जगह आगे जाके मिलेगा ना। तो ये कितने घंटे में मिलती है? 5 घंटे में ये यहाँ से यहाँ दूरी तय करता है, ये यहाँ से यहाँ दूरी तय करता है, और दोनों एक दूसरे की ओर चले तो 1 घंटे में मिलता है। ये आपका सवाल है। और पूछता है कि ये दोनों कार की चाल क्या है। कार ये ना, अरे कार हो बस हो, क्या दिक्कत है, हमें चाल निकालनी है। चलिए, जो जगह A से चल रहा है उसकी चाल मैंने x माना कार A की चाल x। कार है या क्या है भैया? कार है कि क्या है? कार है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कार ही ठीक है। माना कार A की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा कार B की जो चाल है वो y किलोमीटर पर आवर। आपको एक फॉर्मूला 9 क्लास में पर सीखे होंगे या फिर बहुत बच्चे से सीखे होंगे, s बराबर vt। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो बताइए ये 5 घंटे में मिलता है ना, तो इसलिए 5 घंटे में A के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? बताइए तो दूरी क्या हो जाएगा? चाल में समय सुना, चाल आपका x, समय कितना है 5 घंटा, तो 5x हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, इतना किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए? तथा 5 घंटे में B के द्वारा क्या हो जाएगा? ये भी कितना चलेगा? इतनी चलेगा, 5y चलेगा। क्यों? दूरी बराबर क्या? 4 गुना समय। B का चाल इतना और 5 घंटा चलता है तो 5y चलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न से क्या हो गया? अच्छा, इतना दूर में इतना घटाएंगे तो क्या होगा? 100 होगा कि नहीं? क्योंकि इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर, और यहाँ पे मिलता है। तो इस दूरी में यदि ये दूरी घटा दें तो ये होगा कि नहीं? इसका मतलब, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका है 5x और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 5y, ये दूरी 5y और ये 5x, तो 5x में 5y घटाएंगे तो ये भी मतलब 100 होगा। तो ये हो गया आपका 5x माइनस 5y बराबर 100। घटा लेंगे 5 से दोनों साइड, तो x माइनस y बराबर हो गया 20 पंचे 100। हर टर्म में 5 से भाग दे दिया है ना। समीकरण 1 मान लिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? पुनः कहता है कि यदि वो एक ही ओर चले,
यदि वो एक ही ओर चले, यानी ए और बी एक ही दिशा में चले तो 1 घंटे में मिल जाता है। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 5 घंटे में 5x, तो 1 घंटे में x चलेगा, यानी कि ये चलेगा, मान लीजिए वो यहाँ पे मिलता है ना। तो 1 घंटे में, चूँकि देखिए ये स्पीड चल रहा है तो हो सकता है यहाँ पे आ जाइए, तो ये हो जाएगा x दूरी और ये हो जाएगा y दूरी। 1 घंटे में क्या, 1 घंटे में चलता x किलोमीटर पर घंटा का मतलब क्या, 1 घंटे में x, तो 1 घंटे में x, और ये कितना चलेगा, ये चलेगा y, तो दोनों इक्के दूर चलेगा, इक्के ओर चलेगा, तो भैया 100 किलोमीटर, तो दोनों दूरियां जोड़ देंगे तो 100 किलोमीटर में होगा, समझे कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 100, ये समीकरण हो गया आपका 2, समझ गए। तो यहाँ से अब इसे आप किसी भी विधि से सरल कर सकते हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो या फिर विलोपन विधि हो। तो मुझे लगता है ये विलोपन विधि काफ़ी आसान होगा, क्योंकि y कट जाएगा। तो 1 और 2 को जोड़ देते हैं हम, 1 + 2, ये क्या आएगा, ये दोनों कट ही जाएगा, x 2x हो जाएगा, और 20 और 100 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या हो गया, 60। x का मान कहीं रख दीजिए, 2 में रख देते हैं, 2 से समीकरण वगैरह से हम छोड़ रहे हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, 60 + y बराबर 100, या y बराबर क्या हो गया, 100 - 60 बराबर हो गया 40, 10, x बराबर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर चाल हो गया, और y का चाल क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। यही पूछता है दोनों कारों की चाल, तो दोनों कारों की चाल ये हुई। ये मैंने आपको ग्राफ चित्र से समझाया, आप बखूबी इसे समझ गए होंगे, है ना, कहीं कोई समस्या नहीं आई। यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा है, ये मैंने यहाँ पे समय लिखा है ना। चलिए अब बिल्कुल सही है, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले और लास्ट सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं हम लोग इस अध्याय का आखिरी सवाल है, चौथा का 5वां सवाल है। एक आयत वाला सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ का मतलब होता है भुजा। एक आयत की क्या कर रहा है, समीकरण क्या है, कभी लंबाई बढ़ा रहा है, कभी चौड़ाई बढ़ा रहा है, कभी ये घटा रहा है, कभी चौड़ाई लंबाई घटा बढ़ा रहा है ना। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए, विमाएँ मतलब भुजाएं। तो आप आयत की लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं। माना कि आयत की लंबाई x इकाई, यहाँ पे चूंकि मीटर सेंटीमीटर नहीं है इसलिए मैंने इकाई वर्ड यूज किया है, किताब में भी इकाई ही दिया है। तो माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। तो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से आपका है पहला कंडीशन क्या कहता है कि यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो x को 5 कम कर दिया जाता है ना। ये हो गया, कम कर दिया जाता है। और फिर कहाँ है आगे, हाँ, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स वाई मेरा क्षेत्रफल होगा, लंबाई है, चौड़ाई एक्स वाई होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स वाई, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, है ना। तो चौड़ाई को, लंबाई को 5 घटाए, चौड़ाई को 3 बढ़ाए तो क्षेत्रफल हमारा 9 वर्ग इकाई, शुरू में ही दिया है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले इतना क्षेत्रफल था, ये 9 क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो इसको थोड़ा सा समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। x से गुणा होगा इसमें तो ये हो गया एक्स वाई, एक्स इसमें पूरा गुणा होगा, मैं बढ़ा करके ही कर देता हूँ, x + 3 - 5 गुना, ये सब गुना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो सीखिए, ऐसे गुणा करते हैं ना, इससे पूरा गुणा करते हैं फिर इससे पूरा इसमें गुणा करते हैं, फिर हो गया आपका एक्स वाई, ये हो गया 3x प्लस में, और ये -y और -15, ये बराबर हो गया एक्स वाई -9, ये एक्स वाई कट जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, फिर 3x और -5y और 15 को उधर लेते जाएंगे तो 15, ये हो गया आपका 15 प्लस में हो जाएगा और -9 हो जाएगा, तो 9 × 6 = 15, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया आपका 3x - 5y बराबर हो गया ये 6। आप इस समीकरण को 1 मान सकते हैं, ठीक है। पुनः दूसरा क्या कंडीशन कहता है, लंबाई में क्या करना है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा, दोनों को बढ़ा दिया जाए तो ये 67 इकाई बढ़ जाता है। लंबाई को 3 बढ़ाया
और चौड़ाई को भी 2 बढ़ाया तो क्षेत्रफल होना चाहिए एक्स वाई, तो ये बढ़ के हो जाता है 67 बढ़ जाता है इकाई। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से अब यहाँ हम थोड़ा सा छपते हैं, एक्स ये होगा वाई डायरेक्ट गुणा करते हैं, ये हो गया 2x, ये हो गया आपका 3y और 3 दूना 6, ये हो गया xy और प्लस 67, ये xy दोनों साइड खत्म हो गया तो हो गया 2x, इसको मैंने 2 से 3 से गुणा किया तो ये हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये क्या हो गया माइनस, ये हो गया 19y और ये हो गया 171, है ना। अब y से इधर भाग दे देंगे हम लोग, तो y बराबर हो गया, अच्छे से लिख देते हैं, y बराबर 171 माइनस 19, तो ये क्या होता है, ये होता है 19 नामा 41, है ना, ये 9 हो जाएगा। ये बराबर हो गया y का मान 9 आया, तो y का मान आप किसी में रख लीजिए, एक यहाँ 2 यहाँ पे है, और अच्छा इसको भी हम 1 2 ही मान लिए हैं, ये आपका ये हो गया। और फिर कहाँ चला गया, इसी में मान रख लेते हैं, है ना, x y तो आपका निकल ही गया है, तो यहाँ पे रखिए, ये हो गया 3x माइनस 5 गुना 9 बराबर 6, ये हो गया 3x, ये हो गया 6 माइनस 9 25 45, इधर आ गया प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, या x बराबर हो गया 51/3, है ना, 45 6 51, ये बराबर हो गया 17 10, क्या हो गया, लंबाई बराबर हो गया 17 इकाई, है ना, और चौड़ाई बराबर हो गया, चौड़ाई लिखा है ये मैंने, बराबर हो गया, लंबाई को x लिख दीजिए, x बराबर y बराबर 9 इकाई, ये हो गया आपका दोनों आंसर। तो इस तरीके से आपका ये जो सवाल है यहाँ पे अब समाप्त होता है। तो आप मुझे बताएं कि ये अध्याय कैसा रहा, है ना, आपको ये अच्छे से समझ में आया नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको इस अध्याय का बीजगणित गुणनफल विधि से बहुत अच्छे से सीखे होंगे। और मेरा जो तरीका है YouTube पे, गारंटी है मेरा YouTube पे पहला ये वीडियो ऐसा होगा, ये तरीका जो बीजगणित गुणनफल विधि को एक अनोखे तरीके से बताया गया है, किसी भी किताब में ये अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है ना। तो आप बताएं कमेंट करके कि ये विधि आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें उनके पास जिन्हें बीजगणित गुणनफल विधि बहुत भारी लगता है और वो डरते हैं इस विधि से सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।